बहुत बहुत शुक्रिया अली शेख साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आज भी हमने देखा क्लाउड बर्स्ट और बारिशों की वजह से जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, उससे खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद जम्मू कश्मीर के कई अजला में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। 230 अफराद जहाँ बाग हुए हैं और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अमवात की तादाद इससे ज़्यादा बढ़ सकती है। आप इस पर मुख्तलिफ टाइम पर लिखते हुए आए हैं और रिसेंट जो आपका आर्टिकल था उसमें आपने लिखा था कि जो पाकिस्तान है वो क्लाइमेट चेंज का, क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन का एपी सेंटर है और जो मॉनसून रेंज या फ्लड पैटर्न्स थे वो टोटली तब्दील हो गए हैं। तो क्या यही वजह है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लडिंग के वाकयात में इतना इजाफा हुआ है? जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अगर पाकिस्तान एपी सेंटर है तो जीबी एंड केपी इज ग्राउंड जीरो ऑफ क्लाइमेट चेंज फॉर पाकिस्तान इन द प्रेजेंट सिचुएशन। उसकी एक वजह बड़ी आसान है जो आपके जो सुनने वाले उनकी समझ में आएगी। इन इलाकों में चूंकि ये पहाड़ी इलाके हैं तो चार या पांच चीज़ें इकट्ठी होती हैं। एक, जब हैवी रेन होती है जिसको टोरेंशियल रेन कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि थोड़े से वक्त में बहुत ज़्यादा डाउनपोर होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, एक वो है। उसके साथ अगर ग्लॉफ हो, जिसका मतलब है कि ग्लेशियर आउटबर्स्ट हो, तो वो भी कोइंसाइड कर जाता है हमारी। और तीसरी जो चीज़ बनती है वो है कि चूंकि ये माउंटेन्स हैं तो जो पानी नीचे की तरफ आता है उसको फ्लैश फ्लड कहते हैं। बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आता है, इतना अचानक आता है कि आपको संभलने का मौका नहीं मिलता। और आखिरी ब्लास्ट जिसका आपने जिक्र किया है वो क्लाउड बर्स्ट है, जिसका मतलब ये होता है कि बहुत सारा पानी एक बैलून की सूरत में बन जाता है बादलों में। और जैसे बैलून फटता है और जैसे पानी का बाल्टी एकदम से खाली होती है तो गिरता है, ये उस तरह से पानी गिरता है। तो ये चार या पांच चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो कम्युनिटी को, लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलता, अपनी प्रॉपर्टी बचाने का मौका नहीं मिलता, अपने बच्चे और अपनी जानें बचाने का नहीं मिलता। और स्टेट की प्रिपेयर्डनेस उस लेवल पर नहीं हो सकती। चारों चीज़ों को इकट्ठे डील करना काफ़ी मुश्किल चैलेंज है। और इस वक्त जो जिस तरह से क्लाइमेटिक चेंजेस हो रही हैं तो ये एरिया एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एरिया के तौर पे हुआ है, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुली प्लान करना होगा। अली तौकीर साहब, हमने देखा है कि माजी में जो फ्लड्स वगैरह आते थे ज्यादातर उन इलाकों में थे जहां पे दरिया बहता था, उसके आसपास के इलाके ज्यादा तबाह होते थे। लेकिन आपने अपने आर्टिकल में लिखा और आज हमने यही देखा है कि जो नॉन रिवराइन एरियाज है वहां पे ज्यादा तबाही हुई है, जिसमें बाजौड़ है, बुनेर है, बडग्राम है, इन तमाम एरियाज में ज्यादा तबाही हुई है। और आप ये भी लिख चुके हैं अपने आर्टिकल में कि क्लाइमेट क्योंकि गर्म हो रहा है, मौसम गर्म हो रहा है, इसलिए जो मॉइस्चर है वो ज्यादा होल्ड कर सकता है, उसकी वजह से बारिशें ज्यादा हो रही है। तो ये सूरत हाल तो ऐसा लगता है कि तब्दील नहीं होगी, लेकिन क्या हमारी पॉलिसीज और हमारी अप्रोच बेहतर हो सकती है ताकि इस कदर तबाही ना हो, इतनी अमवात ना हो? ये तब्दीली बिल्कुल हो सकती है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मे बी हम 100% कामयाब नहीं हो सकते, मगर 50% भी हो जाते हैं तो जितने लोग आज, जितनी जानें आज गई हैं, मे बी अगले सालों में इतनी ज़्यादा नहीं होंगी। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो हमें फ़ौरन करने की ज़रूरत होती है, जिसके बारे में हमें 5 मिनट भी ज़ाया नहीं करने चाहिए। वो कैंपेन है सबसे पहले तो हाउस होल्ड लेवल पर लोगों को गाइड करने की कि अपनी इमरजेंसी किट बनाएं, 2-3 दिन का अपने पास राशन रखें, और अपने बच्चों को जो है वो पानी से दूर रखें, बिजली के खंभों से और उसके इंस्टॉलेशन से दूर रखें। अपने अपने जो हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं कीमती, उनके उनके शनाख्ती कार्ड वगैरह जो हैं प्लास्टिक वगैरह में उनको रैप करके रखें। 2-4 दिन की फूड अपने पास रखें। और छोटा मोटा एक बैग शैग तैयार करके रखें कि उनको अगर इमरजेंसी में इवैक्यूएट करना है तो वो कर सकें। ये तो घर की लेवल पे है, हर फैमिली को तकरीबन ये स्टेज पे करना है। फिर होम की सेफ्टी का एक इशू है। अब देखिए, जहाँ पर पानी आ रहा है, घर का मालिक पानी को थोड़ा बहुत डाइवर्ट कर सकता है कि सीधा आके उसकी बुनियादों को और उसकी बिल्डिंग को ना लगे। और जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो उसके घरों में होता है उसको ज़रा एलिवेटेड तरीके से रखें। अक्सर लोगों ने अपने मीटर वीटर बिजली की तारें बहुत नीचे लगाई होती हैं, वो भी एक ख़तरनाक चीज़ है। तो एस्केप रूट को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन लोगों को अपने रास्तों का बहुत अच्छी तरह पता होता है, उनको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि वो 1-2-3 रास्तों को पहले से आइडेंटिफाई करें। अब मैं आता हूँ जो स्टेट कर सकती है, और वो भी एक दिन के अंदर अंदर हो सकता है। सबसे पहला काम जो स्टेट कर सकती है वो ये है कि एसएमएस की जो इमरजेंसी सर्विस शुरू कर सकती है। तकरीबन हर किसी के पास फ़ोन है, हर किसी के पास एसएमएस की फैसिलिटी है। उसके ऊपर अर्ली वार्निंग सिस्टम का इस्टेब्लिश करना चाहिए। कम्युनिटी को ये अवेयरनेस की चीज़ें भी बतलानी चाहिए जो मैंने आपको अर्ज की हैं। मगर ज़्यादा इंपॉर्टेंटली यह है कि उनको बताना चाहिए कि पंजाब में अगर दरिया या वाटर बॉडी से आप 200 फुट दूर हो जाएं तो आप सेफ हैं। माउंटेन एरियाज में आपको 400-300 फुट से कम नहीं होना चाहिए।
जब ये पानी नीचे आता है तो अपने पास साथ बोल्डर्स और पत्थरों को लेकर आता है, लैंडस्लाइड्स को लेकर आता है। और जो लोग 50, 70, 100, 200 फुट के फासले पे होते हैं वो मौत के दहाने पे एक तरफ से होते हैं। आम हालात में तो शायद हमें पता नहीं चलता, मगर अब हमें अंदाज़ा हो गया है कि ये एक रिकरेंट इवेंट है, खुदा ना खास्ता अगले सालों में भी होता है। तो हमें कम से कम ये चीज़ रखनी है कि माउंटेन्स का जहाँ पे कैविटी बनती है, जहाँ से नीचे की तरफ आते हैं, जहाँ से लैंडस्लाइड्स आते हैं, फ्लैश फ्लड्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, बोल्डर्स आते हैं, जो गाड़ियों को, घरों को, लाइफ स्टॉक को बहा के ले जाता है, लोगों को उससे बच के रहना चाहिए। और यहाँ पे मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं पूछूं, वेयर इज डीडीएमए, वाई इज एनडीएमए थिंकिंग इट कैन डिलीवर एवरीवेयर? दे कैन नॉट डिलीवर, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। किसी इंस्टीट्यूशन की इतनी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती कि हर गली मोहल्ले में पहुंच सके। हमें अपने डीडीएम की, जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनकी नोटिफिकेशन करनी चाहिए, उनको रिसोर्सेज देने चाहिए, उनके पास इमरजेंसी नंबर्स होने चाहिए कि किसी कोर कमांडर को या मिलिट्री के हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू के लिए बुलाना हो तो वो बुला सकें। उनको कंप्लेन करनी चाहिए अगर 1122 वहाँ पे नहीं ऑपरेटिव या उसके पास इक्विपमेंट नहीं है। तो जो लोकल लेवल की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें और चीज़ें भी हो सकती हैं। ये दिस इज़ द इमरजेंसी। इमरजेंसी में कौमें मुतहद हो जाती हैं, कम्युनिटीज़ मुतहद हो जाती हैं, उनके सारे इख्तलाफात एक तरफ रह जाते हैं। ये टाइम है कि इस वक्त लोकल लेवल के ऊपर, हैमलेट लेवल, ये विलेज या मोहल्ले के लेवल के ऊपर हमें एक कैपेसिटी बनानी चाहिए उनके कम्युनिटी बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम की, कि मोहल्लेदार एक दूसरे को बतला सकें। वॉलंटियर्स की फोर्सेस बनानी चाहिए वहाँ पे, जो लड़के लड़कियाँ जवान जो लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, एक कम्युनिटी का रोल प्ले कर सकते हैं। तो लोकल वॉलंटियर जो है वो आर्मी से ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं जब वो, चूँकि टाइमली वो पहुँचते हैं। और हर कम्युनिटी को अपने इवैक्यूएशन प्लान बनाने चाहिए। और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। कम्युनिटी एक दफ़ा इकट्ठी बैठ जाए, 2-4 घंटों में फैसला कर लेती है कि फ़िलहाल हम इस तरह से हमारा इवैक्यूएशन प्लान बनेगा। ये सही। 2-4 मोटी मोटी चीज़ें करने की हैं। अली साहब, जो आपने जो सबसे बताया। अहम चीज़ है, जो जी जी। एनएफएससी अवार्ड है आपका, जी जी। वो सूबे से निकल के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचना चाहिए। और उसकी एलोकेशन के लिए हमें जो कुछ भी करने की जरूरत है वो हमें करना चाहिए। क्योंकि रिसोर्सेज को बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन अली तौकीर साहब, हमने जो देखा है इवन यूएस में, इंडिया में, अब पाकिस्तान में हम देख रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि आबादी जो है जो पहाड़ी इलाकों में है वो 400 फुट दूर हो जाए, पंजाब में दरिया के पास से तो 200 फुट दूर हो जाए। क्या इतना वक्त मिलता भी है? क्योंकि यहाँ तो देखा गया है कि पानी का बहाव बहुत तेजी से बढ़ता है। फ्लैश फ्लड्स अगर आ रहे होते हैं तो पहाड़ से हम देखते हैं कि लैंडस्लाइडिंग बहुत तेजी से हो रही होती है। तो इतना वक्त भी होता है? क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुए हैं इसमें तो बताया जा रहा है रात को लोग सो रहे थे और घर उनके तबाह हो गए। बिल्कुल आप आपने बिल्कुल बजा फरमाया है। नेपाल में और बाकी साउथ एशियन कंट्रीज़ में फ्लैश फ्लड्स के ऊपर इमरजेंसी की गाइडलाइंस हैं, उसकी ड्रिल्स की जाती हैं, उनको वक्त से पहले बताया जाता है कि किस सूरत हाल में क्या करना होगा, सिनारियो 1, 2 या 3 क्या होते हैं। और उसी वजह से बाज़ दफ़ा फ्लैश फ्लड्स वगैरह हालांकि हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं मगर वहाँ पे लॉस और डैमेज कम होता है। सर, ये जो आफात जिनका हम जिक्र इस वक्त कर रहे हैं, और आप बहुत शुक्रिया कि आप इन चीज़ों को इतनी डिटेल में अटेंड कर रहे हैं। प्लीज़ ये मत कहिए, मत समझिए कि ये हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। वल्नरेबिलिटी एक रिलेटिव टर्म होती है। आप उसको कम कर सकते हैं अपनी तैयारी करके, इस पर इन्वेस्ट करके। आप अपनी प्रिपेयर्डनेस को इम्प्रूव कर सकते होते हैं। तो पाकिस्तान इज़ नॉट द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री इन द वर्ल्ड। प्लीज रिमेंबर दैट पाकिस्तान इज वन ऑफ द लीस्ट प्रिपेयर्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हमें जो कुछ करना है अगले चंद सालों में, हमें पूरी तरह तवज्जो के साथ, पूरे फोकस के साथ अपनी प्रिपेयर्डनेस का जो गैप है उसको कम करना है, ताकि ये जो लॉस बढ़ता जा रहा है, ह्यूमन लॉस तो अपनी जगह पे है, इकोनॉमी का लॉस भी है, बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जो इकोसिस्टम का जो लॉस हो रहा है उसके साथ तो वहाँ पे नई सेटलमेंट्स भी नहीं बन सकती, वहाँ पे एग्रीकल्चर भी नहीं हो सकती, लाइवलीहुड आना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो रिकन्स्ट्रक्शन की कॉस्ट होती है, जो जो इन कम्युनिटीज़ को दोबारा अपने पाँव पे खड़े होने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो हमारे पास फिर नहीं होते हैं। इतनी कॉस्टली ये चीज़ है। तो इसलिए दिस इज़ द टाइम फॉर अस। मैं सारों के साथ दस्त बदस्त अर्ज करना चाहता हूँ जी। कि प्लीज़ थिंक ऑफ वल्नरेबिलिटी, हाउ टू रिड्यूस इट। हमें कोई ये लेक्चर होता है कि हम बहुत वल्नरेबल कंट्री और हमारी किस्मत में लिखा हुआ है कि हमने बारिशों में या तूफानों में मरना है। ऐसी कोई बात नहीं है। वी कैन बी मच बेटर प्रिपेयर्ड। और पाकिस्तानी आर अ वेरी रेजिलिएंट नेशन। आई एम श्योर सर कि हम अपने आप को बहुत बेहतर प्रिपेयर कर सकते हैं। सही। तो आपने जो सारी बात की है वो प्रिपेयर्डनेस के हवाले से की है, इमरजेंसी सूरत हाल में क्या करना है और स्टेट का इसमें क्या किरदार है, जिसमें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि पीडीए में है तो है, एनडीए में है, डीडीएमई की जरूरत है ताकि वसाइल को, और जो आप कह रहे हैं कि लोगों को ट्रेन करना, ड्रिल्स करना, उनको आप गली मोहल्ले तक लेके जाएं।
लेकिन अली जी साहब। बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। देखिए, वल्नरेबिलिटी इज ऑलवेज अ लोकल इशू। जी बिल्कुल। उसका सोल्यूशन भी हमेशा लोकल होगा। लेकिन अली साहब, मैं आप आने इस्लामाबाद वाले में वक्त में जो सूरत हाल है, मौसमी सूरत हाल, उसमें कोई तब्दीली नहीं देख रहे हैं? मौसम गर्म होता रहेगा, मॉइस्चर बढ़ता रहेगा हवा में, और बारिशें होती रहेंगी इस तरह की, फ्लैश फ्लड्स भी होंगे, क्लाउड बर्स्ट भी होंगे। ये सिचुएशन चेंज नहीं होने जा रही आने वाले सालों में भी? दो दो चीज़ें प्रिडिक्ट की जा सकती हैं, कुछ का हम बिल्कुल नहीं कर सकते। जब टेम्परेचर गर्मियों में 1 डिग्री बढ़ता है तो जो क्लाउड्स में मॉइस्चर है वो 7% बढ़ता है। इस साल जो हीट वेव्स पाकिस्तान में आई तो बाज़ एरिया में 6, 7 और 8% जो थी डिग्रीज का फ़र्क था हमारे एवरेज टेम्परेचर से ज़्यादा। हीट वेव्स बहुत सीरियस थी, और जितनी ज़्यादा हीट वेव सीरियस होगी उतनी ज़्यादा रेन होने का खदशात ज़्यादा होंगे। तो ये चीज़ तो ऑलमोस्ट प्रिडिक्ट की जा सकती है कि हीट वेव के बाद आपके पास फ्लडिंग आएगी। और हीट वेव जब अपर इंडस बेसन बेसन में आपके ग्लेशियर्स को मेल्ट करेगी जी। तो जो माउंटेनियस एरियाज है वहाँ पे ज़्यादा सीरियस लॉसेज होंगे, और जो डाउन स्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर भी जाएगा, क्रॉप्स भी तबाह होंगी, तो इकोनॉमी का लॉस भी होगा। ये चीज़ प्रिडिक्ट की जा सकती है। दूसरी चीज़ जो प्रिडिक्ट की जा सकती है वो ये है कि आउटबर्स्ट के लिए वार्निंग टाइम बहुत कम है, और ऑप्शंस बहुत कम होती हैं क्लाउड आउटबर्स्ट को हैंडल करने के लिए। ये आप ये समझिए कि जी 100 मिलीमीटर वाटर बारिश लेस देन 1 आवर और बड़े नैरो एरिया में, जी। तो जब वो हो तो वहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए जो हमारा प्रोटोकॉल होना चाहिए कि वो उस एरिया को बिल्कुल बाहर ना निकले, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, और अगर उससे दूर हो सकते हैं तो दूर होने की कोशिश करें। तो बहुत सारी चीज़ें सही। हैं जो कॉमन सेंसिकल हैं, वो हो सकती हैं, और इंशाल्लाह हम कर लेंगे। ये पाकिस्तानी बड़े रिजिलेंट क्या कहते हैं नेशन है, और उसने बड़ी बड़ी बलाओं को एड्रेस किया है, और ये अब हमारे सामने खुल के आ गया। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी किस्म के एक्सपर्ट पता नहीं 20-40 साल से कह रहे होंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर अब हमारी आंखों के सामने है। अब हमारे लिए वेकअप कॉल है, अब हम इसको मजीद पोस्टपोन नहीं कर सकते। क्वेश्चन ये था कि जब तक लोगों ने नहीं देखा था तो समझते थे कि वो बहुत मुश्किल चीज़ है, हमारी समझ में नहीं आती, हम पैसे कहाँ से लेकर आए। तो सही। अब हमें अंदाज़ा हो गया कि ये रिसोर्सेज की नहीं, नीयत की और रीएलोकेशन की ज़रूरत है, और वो बहुत बहुत इंशाल्लाह अब शुक्रिया। हमें करने की ज़रूरत बहुत है। बहुत शुक्रिया।